डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आईजीएस के ई लर्निंग पोर्टल पे। आपका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपके लिए इस बार लेकर आया हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम का कंप्लीट एनालिसिस। आप लोगों का नोटिफिकेशन आ गया होगा, आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा। तो अभी बारी है कि जिस लड़ाई के बारे में आप जा रहे हो लड़ने, जिस लड़ाई के लिए आप तैयार हो रहे हो, उसमें किस लेवल का क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल की प्रिपरेशन आपको चाहिए होती है, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है आपके लिए पुराने जितने पेपर के एनालिसिस है, पुराने जितना पेपर हुआ है उसके कंप्लीट एनालिसिस। यानी जिन क्वेश्चंस को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। मैथ्स के 15 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो 15 क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, कौन सी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, ये सब हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये पेपर आपका 27 नवंबर का है, शिफ्ट 1 का। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि यदि ए किसी काम को 40 दिनों में, बी उसी काम को 50 दिनों में कर सकता है। एक साथ मिलकर फिर उन्होंने 5 दिनों तक काम किया है, लेकिन बाद में बी ने काम को छोड़ दिया और शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेगा, ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कट रहा हो तो अभी ठीक है। ए कैन डू अ वर्क इन 40 डेज। बहुत ही कुछ लोगों के क्वेश्चन बन गए होंगे, बट ये वीडियोस उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी जिनको थोड़ा बेसिक्स जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। देखिए, ए और बी दो पर्सन है। ए काम कर सकता है 40 दिन में, बी काम कर सकता है 50 डेज में। ए 40 दिन में, बी 50 दिन में। इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, ये आएगा 200। अब ये 200 हो गया पूरा काम। जब भी हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, जो भी वैल्यू आती है ये बताती है पूरा काम कितना करना है। मान लीजिए ए 40 पन्ने की किताब पढ़ सकता है, बी 50 पन्ने की किताब पढ़ सकता है, तो टोटल कितना काम करना है उनको, 200 पेज की किताब को ने पढ़ना है। अब इन 200 पेज की किताब को पढ़ने के लिए 40 की क्षमता क्या होगी, 40 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 45 20 और 50 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 4। ये जो 4 और 5 है ये बताती है क्षमता, ये बताती है क्षमता, इफिशियंसी को। ठीक है कि ए की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता कितनी है। क्वेश्चन में कहता है दोनों ने कितने दिन तक काम किया है, दोनों ने काम किया है 5 दिन तक। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। दोनों ने 5 दिन तक लगातार काम किया है। तो अगर ए की क्षमता 5 है, सॉरी, और बी की क्षमता 4 है, तो एक दिन में कितना काम किया होगा इन लोगों ने। एक दिन में आप बोलोगे एक दिन का काम कितना होगा, बताओ भाई। एक दिन का काम 5 और 4 कितना हो गया, 9 काम। यानी 9 काम इन्होंने कंप्लीट कर लिया। तो 5 दिन का काम कितना होगा, क्योंकि 5 दिन तक तो 7 में काम किए हैं। 5 दिन का काम कितना हो गया, 9 × 5 यानी 45। ये 45 काम इन्होंने कंप्लीट कर लिए। अगर 45 काम पूरे कंप्लीट हो गए, टोटल काम कितने बचे थे आपके पास, सॉरी 200 काम थे। टोटल काम कितने थे, 200 थे, जिनमें से काम कितना हो चुका है, 45 काम हो चुका है। तो बचा हुआ काम कितना होगा, बचा हुआ काम, रिमेनिंग वर्क, कितना रिमेनिंग वर्क है, आप बोलोगे 200 माइनस 45, ये कितना आ गया आपका 155। यानी कि टोटल जो बचे हुए काम हो गए, इसी में से यहाँ से माइनस कर दोगे आप 45, ये हो गया 155। तो 155 काम बच गया। इसको करने कौन आएगा, बी काम को छोड़ के चला गया। शेष काम को ए को करना है, कितने दिनों पूरा करेगा, शेष काम को ए करना है। तो शेष काम कितना आ गया, आप बोलोगे शेष काम आ गया 155। ये करवाना किससे, आपको ए से करवाना। तो ए का टाइम 155 डिवाइड बाई ए की क्षमता कितने की है, 5 की है, 5 से डिवाइड कर दो 31। टोटल हो गया 31 डेज। अब भी अगर किसी को लग रहा हो कि ये टफ हो रहा है या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो आप डेफिनेटली हमारे चैनल पे जाकर के टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जरूर देखिएगा, टाइम एंड वर्क की क्लास जरूर देखिएगा। उसमें ज़्यादा डिटेल आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अभी ये पेपर एनालिसिस है। तब भी मुझे लगता है जितना आपको डिटेल बता सकूँ मैं कोशिश करूँगा उतना डिटेल में आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर दूँ। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक साधारण, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर के 13.5% हो जाती है,
और ब्याज बढ़ने से जो दर होता है ब्याज में, वो पैसा मिल गया आपको 3,690 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए। तो बताइए कि आपने स्टार्टिंग में कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे। If the annual rate of simple interest increased from 9% to 13.1/2%, then the yearly interest is increased by 3690 rupees. What is the principal? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्मूले से लगाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, बट फॉर्मूले से बचेंगे जितना बच सकते हैं। फॉर्मूले की जगह हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो मैंने क्लास में आपको बताया है, जो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ, SI साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, तो अगर मैं SI की बात करूं तो SI बेसिकली अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला ये कहता है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है, ये हो गया पुराना थोड़ा सा फॉर्मेट। अगर मैं कहूं आपसे RT जो परसेंट होता है यही हमारा ब्याज होता है। RT परसेंट हमारा क्या होता है? ब्याज होता है। RT मतलब रेट और समय, इतना परसेंट जो होता है वो ब्याज होता है। और कोई भी मूलधन अपने आप का कितना होता है? कोई भी मूलधन अपने आप का 100% होता है। 100% मतलब आप चाहे 500 रुपये इन्वेस्ट करो, 1000 रुपये इन्वेस्ट करो, ये जो आपने 500 रुपये 1000 दिए अपने आप का 100% है। इसके ऊपर जितना मिल गया प्रॉफिट है आपका, ब्याज है आपका, इंटरेस्ट है, जितना कम हो गया लॉस है आपका। तो इस क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि 9% से कितना बढ़ गया? 13.5% बढ़ गया। कितने की इंक्रीमेंट हुई है? अगर 9 से 13.5% बदल गया तो आप बताओ जरा कि कितने प्रतिशत की इंक्रीमेंट हुई है? 9 से 13.5 में आप बोलोगे जी 4 सही 1/2% की इंक्रीमेंट हुई है। 4 सही 1/2% की इंक्रीमेंट हुई है। जो बढ़ोतरी हुई है वो 4.5% का हुआ है। 4.5% का मतलब 9/2%, मतलब 9/2%। और समय कितना है? 1 साल। तो 1 का गुणा करे या ना करे कोई मतलब नहीं है। तो टेक्निकली ये हुआ कि 9/2% बराबर है आपका RT%, जो आपने बोला ना RT% जो ब्याज होता है, वो ब्याज क्वेश्चन में कितना दिया है? कितना बढ़ गया? 3,690 रुपये। यही परसेंट बराबर कितना है? 3,690 रुपये के बराबर है। तो बताइए जरा 1% किसके बराबर होगा? आप बोलोगे 3,690, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, सॉरी इधर जाएगा तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा इंटू 2/9। और आपको चाहिए क्या? मूलधन चाहिए, प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल क्या होता है अपने आप का? 100%। तो ये हो जाएगा, इसी की वैल्यू में चाहिए 100%। तो 3,690 गुणे 2/9 इंटू 100। 9 से कट गया, ये कितना आ गया? 410। मल्टीप्लाई कर देंगे 82,000। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है आपका 82,000। देख लीजिए इसका आंसर। ठीक है, मूव करें, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा अगर आपने ध्यान लगाया तो ये क्वेश्चन आप सेकेंड में कर लोगे। जैसे देखिए, इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट में सब कुछ है। स्टेटमेंट कहता है एक महिला को मंदिर तक पैदल जाने और वहाँ से सवारी से वापस आने में 3 घंटे 20 मिनट लगता है। एक लेडीज़ है, उनको घर से मतलब मंदिर तक जाने में जाने और ई रिक्शा से वापस, सपोज आपकी मदर हैं जो जा रही हैं मंदिर पूजा करने, घर से वो चली गई पैदल और आते समय ई रिक्शा से आ रही हैं, तो टाइम कितना लग रहा? 3 घंटे 20 मिनट। पहला स्टेटमेंट कंप्लीट। दूसरा कहता है दोनों ओर सवारी, मतलब ई रिक्शा से आपने भेजा और ई रिक्शा से मदर वापस आ रही है। ठीक है, तो उसमें समय कितना लग रहा है? ये डायरेक्ट 2 घंटा नहीं दिया, बहुत लोगों की मिस्टेक हो जाती है सीधे 2 घंटा। उसे 2 घंटे कम समय लगता है, ये ध्यान दीजिएगा। उसे 2 घंटे कम समय लगता है। तो बताइए कि दोनों ओर यदि पैदल चलती है तो उसे द्वारा कितना समय लगेगा? लेट सपोज एक पॉइंट है, यहाँ पे घर है आपका, यहाँ पे मंदिर, ए पे घर, बी पे मंदिर। यहाँ से अगर वो पैदल जाती हैं, मदर आपकी पैदल जा रही हैं, महिला पैदल जा रही हैं, और समय कितना लग रहा है आपका? T1 समय लग रहा है। और जब वापस आ रही हैं, अब वापस किससे आ रही है? ई रिक्शा से, राइट।
अगर वो ई रिक्शा से आ रही हैं तो उसमें समय कितना लगता है, कुछ डेफिनेटली कुछ ना कुछ कम लगेगा, यानी T1 नहीं होगा, T2 होगा, अलग समय होगा। ठीक है, वापस जब आ रही हैं घर की तरफ तो T2 टाइम लग रहा है। क्लियर है? और इन सब पूरे में आपको टोटल लग रहा है 3 घंटा 20 मिनट। इसका मतलब 3 घंटे का मतलब 180 प्लस 20, अगर मैंने एक ही में कन्वर्ट कर दिया ये हो गया 200 मिनट। तो अगर मैं मैथमेटिकली कहूँ आपसे कि ये जो T1 है प्लस T2 है ये बराबर है 200 मिनट की, तो कोई दिक्कत नहीं। T1 प्लस T2 किसके बराबर हो गया? 200 मिनट के। फिर क्वेश्चन में कहता है यदि वह दोनों ओर सवारी से जाए और सवारी से वापस आए, रास्ता वही है। ठीक है, रास्ता वही है, घर भी वही है, ए से बी की तरफ जाना है आपको, ये ए से बी की तरफ आप जा भी रहे हैं ई रिक्शा से और आ भी रहे हैं ई रिक्शा से, तो भाई सम अगर दूरी वही है तो समय भी बराबर लगेगा। T2 और T2 दोनों को ऐड कर दिया, 2T2 इक्वल टू टाइम कितना लग रहा है? 2 घंटे कम लग रहे हैं। 2 घंटे नहीं लग रहा है, 2 घंटे कम लग रहे हैं। अब अगर 2 घंटे कम लग रहे हैं तो कितना आ जाएगा? पहले लगता था 120 मिनट 200 मिनट, अभी 120 मिनट कम लग रहा है, यानी कितना लग रहा है? 200 में से 120 गया 80 मिनट। तो 2T2 बराबर 80 मिनट, T2 बराबर कितना हो गया? 40 मिनट। अब ये हो गया, T2 निकल गया, T1 निकाल दीजिए। T1 बराबर क्या आ जाएगा आपका? T1 बराबर 200 माइनस 40 इक्वल टू 160 मिनट। बट क्वेश्चन का लास्ट लाइन जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कहता है यदि वह दोनों ओर पैदल चलती मतलब T1 टाइम, तो उसके द्वारा लिया जाने वाला समय का आधा समय कितना होता? T1 समय जाने में, T2 समय आने में, टोटल टाइम 2T1 और उसका आधा बाई 2, यानी T1 ही तो निकालना है आपको, बस यही आ गया 160 मिनट। 160 मिनट का आंसर 2 आवर 40 मिनट, ऑप्शन नंबर डी, यही आपका आंसर। T1 जाने में, T1 आने में, क्योंकि पैदल जाने में जितना समय लग रहा है उतना समय वापस आने में भी लगेगा। T1 प्लस T1 2T1 और उसका आधा अपॉन 2 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा आपका? T1, और यही निकालना है आपका T1 160 मिनट। तो क्वेश्चन घुमा के बस मैं T1 ही कैलकुलेट करवा रहा है। 160 मिनट 2 घंटा 40 मिनट, ये आपका करेक्ट आंसर है, टिक कर लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 9216 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 16 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। उन संख्याओं का बीच का अंतर क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? क्वेश्चन में दे रखा आपको ऑलरेडी, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 9216 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना मिल रहा है आपको? 16 मिल रहा है। यानी बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। मैंने माना कि भाई एक संख्या जो बड़ी है वो x है, इसको डिवाइड किया जा रहा है y से। y है एक छोटी संख्या, एक बड़ी संख्या है x, एक उससे छोटी संख्या है y। जब x को डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। अगर 16 आ रहा है मतलब डिवाइड करने पे कितना आ रहा है? भागफल 16 और शेषफल 0 आ रहा है। अच्छा, 16 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 16/1। तो ये हो गया कि x और y का जो अनुपात है वो कितना अनुपात है? 16 और 1 का अनुपात है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल तो भाई कितना हो जाएगा? पहली संख्या कितनी हो गई? x को अगर हम देखें y के टर्म में तो 16y इंटू वाई बराबर 9216, 16y² बराबर 9216, y² बराबर 9216 बटे 16। डिवाइड करेंगे यहाँ पे कितनी बार चला जाएगा? ये 16 से 5 बार जाएगा, 80। ओके, ठीक है। तो y² कितना आ गया? हम डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हैं। जब y² को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? y² से डिवाइड किया जाए तो 16 5 80, ओके 7 एंड 6। ठीक है, तो y² की वैल्यू आ गई
576। अगर वाई स्क्वायर आपका 576 आ गया तो वाई कितना होगा? वाई स्क्वायर 576 देन वाई स्क्वायर बराबर 576, तो वाई बराबर कितना हो गया? अंडर रूट में 576 और एक इसका वर्गमूल होता है 24 का। अब पूछोगे ये कैसे आ गया 576? ये किसकी वैल्यू के बीच में है? 20 का स्क्वायर करोगे 400, 30 का स्क्वायर करोगे 900, इसके बीच की कोई वैल्यू है, यानी कि 20 और 30 के बीच की वैल्यू, जिसके स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे कितना आए? 6 आए। तो स्क्वायर ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने में यूनिट प्लेस पे 6 आए? एक तो 4 हो गया, दूसरा 6 हो गया, ठीक। तो अब 4 और 6 यानी 24 या 26, अब स्क्वायर करके देखोगे 24 आ गया। तो बड़ी संख्या, छोटी संख्या कितनी आ गई? y बराबर कितना आ गया? 24। उन संख्याओं का बीच का अंतर पूछा है आपसे। अगर y कितना आ गया आपका? 24, तो अंतर कितना होगा? इनके बीच का अंतर, रेशियो कितना है यहाँ पे? 16 और 1 का। इनके बीच का अंतर कितना हो गया? 15। बस सिंपली मल्टीप्लाई कर दो आप 15 से, कितना हो जाएगा ये? 036। ऑप्शन नंबर डी 360, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। संख्याओं का अंतर क्यों? अब पहली संख्या ये निकालो, दूसरी संख्या निकालो, फिर उनका अंतर निकालो, क्यों करना है इतना काम? y जैसे 1 आ गया, अब इनका x कितना आ जाएगा? 16 गुणे x, फिर उनको माइनस करते, उतना काम ना करके आप सीधे यहीं पे रेशियो देख लो कि अगर अंतर पूछा है तो 16 में से 1 गया 15 का अंतर, सीधे 15 का मल्टीप्लाई 1 से कर दो। ये हमने डायरेक्ट से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि ये 1 का मान है, y की वैल्यू तो 1 है ना, रेशियो में 1 का मान। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, रेशियो का ये भी क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन पे, x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, रेशियो y माइनस जेड प्लस 2w इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। रेशियो पूछा है 5w माइनस 3x माइनस जेड। अब क्वेश्चन देख करके आपको ये तो लग रहा होगा कि यहाँ पे जो रेशियो दिया है, इतना बड़ा बड़ा रेशियो दे रखा है और इसकी वैल्यू दे रखी है 2, 3 और 1 की। इसमें थोड़ा सा लॉजिकल है, क्योंकि आप डायरेक्ट अगर इसको सॉल्व करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसको ऐसा सोचो, ये जो रेशियो है 2, 3 और 1, ये 2, 3 और 1 कैसे बना होगा? अगर आप देखो 2 को अगर हम 1 में ऐड कर दें तो 3 आ रहा है, सेम काम आपको यहाँ पे करना होगा। क्या अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो इसके बराबर आना चाहिए? डेफिनेटली। देखिए यहाँ पे कितना आ गया? x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, उसमें ऐड करेंगे हम लोग प्लस 2x प्लस जेड माइनस डब्ल्यू, ये इक्वल टू होगा किसके? y माइनस जेड प्लस 2w, यही तो। अब सब कुछ पूरा यही पे सॉल्व करना है हमें। दोनों को ऐड करेंगे, x और x सेम है, ऐड हो जाएगा 3x, y यहाँ पे है, y कुछ और है नहीं, प्लस y, z यहाँ पे प्लस का और माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बच्चा क्या है? y माइनस w इक्वल टू y माइनस जेड प्लस 2w। y यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, कैंसिल हो जाएगा, और भी कुछ कैंसिल होगा यहाँ पे? नहीं। 3x है, 3x माइनस जेड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस जेड इक्वल टू 2w, 3x प्लस जेड इक्वल टू 2w, ओके। अच्छा यहाँ पे ये 2w है ना, 3x प्लस 2w, ये w भी तो बच गया ना, ये 2w था, इधर आ जाएगा 3x, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेक करेंगे वापस से, ये हो जाएगा 3x, ये जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस w इधर था, ये प्लस 2w इधर जाएगा, माइनस 2w, यानी कि माइनस 3w इक्वल टू माइनस जेड। तो जेड बराबर क्या हो गया? 3w माइनस 3x, जेड बराबर 3 कॉमन कर लीजिए, w माइनस एक्स, या दोनों में से लिख सकते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछा है ये देखिए, पूछा क्या है वैल्यू आपसे? 5w माइनस 3x माइनस जेड रेशियो 3w।
तो W वाले को तो हमें टच ही नहीं करना, सिर्फ आपको यहीं पे अरेंजमेंट करना है। ये हो जाएगा 5W। यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू मिल गई है, Z की वैल्यू मिल गई है W और X के टर्म, यही वैल्यू उठा करके हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 5W माइनस 3W माइनस 3X माइनस Z की वैल्यू कितनी आ गई है, 3W माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x रेशियो 3W। 3x से 3x कैंसिल आउट हो गया, 5 में से 3 गया आपका हो गया 2W रेशियो 3W, W से W कैंसिल हो गया, रेशियो कितना आ गया 2:3। आपका ऑप्शन नंबर 2:3, ये ऑप्शन नंबर सी होगा, ये ऑप्शन नंबर सी 2:3 करेक्ट आंसर है ये। सो क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। CI और SI से बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था आपके एग्जाम में। क्वेश्चन कहता है कि एक धनराशि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई है, जो कि 10% वार्षिक दर है उस पर, और एक वर्ष के अंत में इतने रुपए हो जाती है। सम इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम अमाउंट इट बिकम 20,947.50 रुपीज़ एट द एंड ऑफ 1 ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ध्यान देने वाली बात यह है हाफ ईयरली, ये अर्धवार्षिक, यही मेन है एग्जाम इसमें क्वेश्चन का कि हाफ ईयरली लग रखा है। उसके बाद सीधे प्रिंसिपल नहीं पूछा है आपसे, उसने पूछा है कि सेम अमाउंट को अगर हम थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा दें, इंटरेस्ट हो गया ट्रिपल हो गया, यानी कि 10 का 30 बन गया है, और टाइम दे रखा है 4 से 2/5 साल का। सो उस कंडीशन में आपका ब्याज क्या होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, जो रेट दे रखा है आपका, वो रेट जो है वो दर है वो 10% है, ये एनुअल के हिसाब से है। हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे, अपॉन में 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 5%। 5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/20। अब जैसा कि हम CI का क्वेश्चन है, CI के क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था, प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे ये हो गया 20 का, ये हो जाएगा 21। कितनी बार लिखेंगे, हाफ ईयरली है, 1 साल की बात है तो 2 बार करेंगे। ये हो जाएगा 20 और 21, ये भी हो जाएगा 20 और 21, मल्टीप्लाई कर देंगे 400 और 441। ये 441 आ गया आपका अमाउंट, ये 400 आ गया आपका प्रिंसिपल, और ये अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है। कितना है, 441 की वैल्यू दे रखा है 20,947.50। एक की वैल्यू कितनी होगी 20,947.50 अपॉन में 441 डिवाइड कर देंगे, सॉल्व करने पे 47.5 समथिंग वैल्यू आएगी आपकी। 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 47.5 इंटू 400 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 19,000। अब ये 19,000 वैल्यू हो गई आपकी प्रिंसिपल, क्योंकि ये 400 की वैल्यू निकाल दी आपने 19,000, तो क्वेश्चन में 19,000 ये मत ढूंढने लग जाइएगा, क्योंकि 19,000 तो प्रिंसिपल निकला भी आपका। क्वेश्चन ने पूछा है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, वो भी कितने साल का 4 सही 2/5 साल का। तो अब आप अपना बेसिक फंडा लगा सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT से भी सॉल्व करोगे तो भी बन जाएगा, PRT अपॉन 100 कितना है ये 1900 इंटू 19,000 इंटू 4:2257 है ना, यस 4 इंटू रेट हो गया 30% रेट, टाइम हो गया कितना 4 5 20 20 प्लस 22 अपॉन 500। कट पिट मचाएंगे यहाँ पे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 25080। ऑप्शन नंबर सी पे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि दो छात्रों ए और बी के पुरस्कार की जो पुरस्कार की राशि है वो 4400 रुपये है। यदि ए को बी की भुगतान से 120% ज़्यादा दिया गया, यानी उसको कितना दिया गया है, ए को बी से 4,400 रुपीज़ का भुगतान है, जिसमें किसको ज़्यादा मिला हुआ है क्वेश्चन में आपके सामने है ये। ठीक है, सॉल्व करेंगे इस पर। ए है और बी है, दो लोग हैं, इनमें पुरस्कार को बांटा गया है। जो रेशियो दे रखा है आपको वो कितना है 120%, 120%। तो 120% का फ्रैक्शन क्या होता है, आप बोलोगे 120% का फ्रैक्शन अगर याद नहीं है तो आप ऐसे सीधे निकाल सकते हो कि 120/100 कट गया, 2 से कट गया 6/5, तो 6/5। अब इस 6/5 में किसको ज़्यादा मिला है, यदि ए को बी को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया गया हो तो बी को कितनी राशि दी गई थी, यानी ए को कितना मिला है
इसका इस 5 का 120% क्या होगा? 5 का ये होती है हमारी ओरिजिनल वैल्यू और ये होती है हमारी परसेंटेज वैल्यू। तो ए को मिल गया 6 भाग, बी को मिल गया 5 भाग, और क्वेश्चन में दे रखा है कि जो टोटल वैल्यू थी यानी कि 6, 5, 11, ये किसके बराबर थी? 11 बराबर थी 4400 रुपये के। तो 1 बराबर 400 रुपये के। अब अगर 1 बराबर 400 रुपये के तो कुछ भी पूछ ले। अगर ए का पोर्शन पूछा है, किसका पूछा है वैसे? बी का पूछा है। बी को कितनी राशि मिली थी? तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 गुणे 400 2000। अगर ए का पूछे तो 6 गुणे 400 ये कितना हो जाएगा? 2400 रुपये। ठीक है, तो क्वेश्चन ने पूछा है बी को कितना भुगतान किया गया था, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 रुपीज़। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15%, 20% और 18% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद उसे 2230.40 रुपये में बेचा जाता है। उस वस्तु पर अंकित मूल्य क्या है? एमपीएसपी का भी कॉन्सेप्ट वैसा ही है जैसे हमने सीआई का कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया था। तो सबसे पहले आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए कि 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है और इसकी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे एमपी और एसपी, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। पहला चीज़ है आपका 15%। तो 15% का फ्रैक्शन क्या होता है? 15% का फ्रैक्शन 15/100, 5 से डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा? 3/20। तो हम लिख सकते हैं कि 15% का जो फ्रैक्शन है वो कितना है? 3/20। तो अब 3/20 में मार्केट प्राइस क्या होगी? 3/20 में मार्केट प्राइस क्या होगी? ये वाली वैल्यू 20। अब अगर ये वाली वैल्यू आपकी 20 है, मार्केट प्राइस है, तो आप बताओ कि उस पर कितने का डिस्काउंट दिया है? 3 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो बेचा किस में है? डिस्काउंट का क्वेश्चन है। अगर उसने, अच्छा कट रहा है क्या वीडियो यहाँ पे ऊपर? एमपी एसपी 15%, ओके। देखिए एमपी एसपी, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस, पहला है आपका कितना? 15%। अगर 15% है तो 15% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। अब 3/20 में 20 हो गया इसका मार्केट प्राइस, 3 रुपये डिस्काउंट दे दिया, कितना सेलिंग करेगा वो? कितने पे बेचेगा? विक्रय मूल्य हो गया 17। दूसरा परसेंटेज है 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 20/100 करेंगे 1/5। 5 रुपये उसका मार्केट प्राइस था, तो 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना बच गया वो? 4। अगला परसेंटेज कितना था? 18%। 18% को फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, 18/100, 2 से कट जाएगा, 9/50। अब 9/50 में 50 रुपये उसने एमआरपी रखी थी, 9 रुपये डिस्काउंट दे दिया, तो कितने में बेचेगा उसको? 41 में। अब यहाँ पे अगर देखें क्रॉस में कुछ कट रहा है यहाँ पे, हाँ कट रहा है, 4 से कट कैंसिल कर दोगे आप, ये 5 कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे आप, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कितना आ जाएगा? 1250 ये हो गया 1250, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 × 41, 17 × 41। अब क्वेश्चन में दिया क्या है? उसे इतने में बेचा गया, यानी ये किसकी वैल्यू है? सॉरी, इसकी वैल्यू जो है सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे रखी है आपको 2230.40 रुपीज़। इसकी वैल्यू इतनी है, तो एक की वैल्यू 2230.40 डिवाइडेड बाई 17 × 41। अब यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा? ये 1 की वैल्यू नियर अबाउट, एक की वैल्यू सॉल्व करेंगे इसको आ जाएगी 3.2। तो 1250 की वैल्यू, 1250 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1250 गुणे 3.2। तो 1250 गुणे 3.2 ये हो जाएगा आपका 4000। आपका ऑप्शन नंबर ए 4000। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120% है। यदि उसकी लागत 25% बढ़ा दी जाए तो विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा?
on a certain item the profit is 120% of the cost. If the cost increase by 25% and the selling price remain constant, then what percent of the selling price is the profit? ओके, करेक्ट टू होल नंबर, मतलब यहाँ पे डेसिमल में कुछ वैल्यू आ जाएंगे, हमें वहाँ पे पूर्ण रूप उसका पूर्ण मान रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने परसेंट पे लाभ पे बेचा गया है। उस पे लाभ जो है, उस पर प्रॉफिट जो है वो 120% का प्रॉफिट है, राइट। अगर 120% का प्रॉफिट है, यानी कि पहले तो लिख लो आपके प्रॉफिट कितना है, आपने बोला कि 120% का प्रॉफिट है, और इस पे अच्छा 25% बढ़ा दी जाए। हम हमेशा मान के चलते हैं कोई वस्तु कितने में खरीदी गई होगी, 100% पे खरीदी गई होगी। जो कॉस्ट प्राइस है उसकी, वो कॉस्ट प्राइस क्या है, अपने आप में 100% है। अगर कोई कॉस्ट प्राइस अपने आप की 100% है तो प्रॉफिट कितना मिला है उसको, 120%। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे CP और SP का ग्राफ बनाऊँ, तो CP और SP का टेबल बनाऊँ, तो CP रहा होगा 100%, उस पे बेचा कितना गया है, इस CP पे प्रॉफिट कितना लिया गया है, 120% का, 20% का नहीं, 120% का। तो अगर आपको 100 रुपये में आपने खरीदा, 120 रुपये लाभ कमाया, तो बेचा कितने में होगा, प्रॉफिट प्लस CP, यही तो आपकी सेलिंग प्राइस होगी। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 220। अब क्वेश्चन में कहता है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, यदि उसकी लागत को 25% बढ़ा दी जाए, अगर 25% बढ़ा दी जाए, यानी कि अब ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, ये वैल्यू 25% अगर बढ़ा दिया जाए तो ये हो जाती है 125, यही ना। और विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए और सेलिंग प्राइस को हम लोग कांस्टेंट रखें, सेलिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट, देन मतलब हमें इसको बेचना है 220 में ही। क्वेश्चन सब खत्म, अब बस बेसिक कैलकुलेशन बच गई आपकी। अगर इसको यहाँ पे 220 में ही बेचा, 120-25 में खरीदा आपने, क्रय मूल्य लगाया, कॉस्ट प्राइस लगाई, 220 में आपने बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट कमाया आपने यहाँ पे, 9 और 95। ठीक है, 95 रुपीज़ का प्रॉफिट आउट ऑफ कितने के ऊपर, आपने ये आउट ऑफ 220 के ऊपर कमाया, इनटू 100। ठीक है, देन व्हाट परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस से पूछा है, कॉस्ट प्राइस से पूछा नहीं है, सेलिंग प्राइस से पूछा है, व्हाट परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 95 ये हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 2 से हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 5, सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा आपका 475 अपॉन 11, दैट मीन्स नियर अबाउट 43 पॉइंट समथिंग %। सो 43 के नियर अबाउट वैल्यू कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 0.529 और 2.01 के गुणनफल 1 से कितना अधिक होगा, हाउ मच इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0.529 एंड 2.01 मोर देन 1। कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत ट्रिक काम करेगी, बट बहुत बेसिक कैलकुलेशन काम करती है। जैसे बहुत बेसिक कैलकुलेशन मतलब आपके पास दिए रखा है 0.529 में कितने का मल्टीप्लाई करना है, 2.1। अब अगर जब 2.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना ज़्यादा इससे बड़ा है, बेसिक कैलकुलेशन कर लीजिए, 9 2 5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 18, 0.529 है ना, 2.01, ओ सॉरी 2.01 है यहाँ पे, इंटू 2.01, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 5, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18, ठीक है, 8, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 5 जा 10, बस 9 2 8 5 13, 5 और 1 6, 0 और 1, प्लेस कितने, 3 प्लेस यहाँ पे और 3 प्लेस पे यहाँ डेसिमल और 2 प्लेस पे यहाँ, टोटल 1 2 3 4 5 प्लेस पे गिन करके डेसिमल लगा देंगे। अब जब इसको हम लोग 1 से माइनस करेंगे तो सब कुछ माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, बस ये 0.06329, 0.06329, ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 11।
एक गाय 25 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में खूंटे से बंधी है। रस्सी की लंबाई 14 मीटर है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बताएं जिसमें गाय घास चर सकती है। आपसे आपके कोचिंग की दूरी है 2 किलोमीटर। घर वाले आपको परेशान करके रखे हैं कि भाई इतने देर में जाना, इतने देर में आना, तो आप कितनी देर घूम सकते हो भाई? 2 किलोमीटर का रेडियस। बस वही चीज़ यहाँ पे है। अगर रिलेट कर पाए तो आंसर भी रिलेट कर पाओगे। वर्गाकार घास का मैदान है, यानी जो घास का मैदान है वो कितना है? वर्गाकार है। ठीक है, अब इस पे चलिए, अब इस वर्गाकार घास के मैदान में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं आपको? 25 मीटर लंबी भुजा वाले, यानी कि इसकी जो भुजा है वो 25 मीटर दे रखी है। ये भी 25 मीटर, ये भी 25 मीटर दे रखी है ऊपर। एक कोने से, कहीं एक कोने से यहाँ से वो गाय बंधी हुई है और रस्सी की लंबाई कितनी है? 14 मीटर। यानी कि अगर रस्सी की लंबाई 14 मीटर है तो ये लगभग कुछ ऐसे एरिया में चर सकती है। ये जो शेडेड रीजन है जिसमें आपकी ग्राउंड है, घास है, इसी चीज़ का आपको एरिया बताना, क्षेत्रफल बताना है कि 14 मीटर है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में बताइए, ये मीटर स्क्वायर में बताइए जिसमें गाय घास चर सकती है। पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7। 40 मीटर लॉन्ग दे रखा है, रोप रस्सी है। अब बेसिक आप बताओ, एक कंप्लीट सर्कल का एरिया क्या होता है? आप बोलोगे कंप्लीट सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हाफ सर्कल का एरिया आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर बाई 2, उसका आधा कर दो। अब अगर हाफ का भी हाफ कर दें, यानी क्वाड्रेंट का कर दें, तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? एरिया क्षेत्रफल बराबर एरिया क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 आर स्क्वायर। रेडियस पता ही है आपको, रेडियस कितना है? 14 मीटर पर स्क्वायर। अच्छा, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि रिमेनिंग एरिया का पूछा गया है? नहीं, जितने घास चर सकती है गाय उतने का ही पूछा है। ये हो जाएगा कितना? 22/7 गुणे 14 गुणे 14। 7 से कट गया यहाँ पे 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये? 44 × 14। अब अगर 44 × 14 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आ जाएगा कितना? 154 मीटर स्क्वायर। 154 मीटर स्क्वायर। पाई बाई 4 भी था ना यहाँ पे, एग्जैक्टली 1/4। 4 से ये हो जाएगा 4, 2 हो जाएगा यहाँ पे, 2 हो गया, 2 से 7, 14 × 24, 14 × 22, 154 मीटर पर स्क्वायर। 154 मीटर पर स्क्वायर। पाई बाई 4 यहाँ पे रहेगा 1/4 × पाई आर स्क्वायर, या पाई बाई 4 पाई आर स्क्वायर, पाई बाई 4 आर स्क्वायर। इसका मतलब जब भी एक कंप्लीट सर्कल है पाई आर स्क्वायर, हाफ सर्कल उसका आधा पाई आर स्क्वायर बाई 2, और अगर एक क्वाड्रेंट का करना है उसका 1/4, तो 1/4 × पाई आर स्क्वायर कर देंगे। 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 14 × 14, 7 से कट गया 2 बार में, 4 कट जाएगा यहाँ पे, कितना बचा अब आपके पास? 22 × 17। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, 22 × 14। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, एक गाय 25 मीटर की लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने के में खूंटे से बंधी है। रस्सी की लंबाई अगर 14 मीटर है और मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बताइए जिसमें गाय घास चर सकती है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। 25 मीटर है इसका मैदान का क्षेत्र, 25 मीटर है इसके मैदान का डायमेंशन के, 25 मीटर लंबी भुजा वाला वर्गाकार मैदान है। एक कोने से गाय बंधी हुई है और एक कोने से गाय बंधी हुई है, और उसका जो एरिया है वो कितना आएगा वही आपको कैलकुलेट करना है। और ये जो डायमेंशन दे रखी है आपको, ये लंबाई दे रखी है क्वेश्चन में 14 मीटर, यानी कि जो रस्सी है वो 14 मीटर की रस्सी है। तो जो गाय होगी वो इसी के दायरे में, इस इतने ही एरिया में वो चर पाएगी। मैदान का इतना ही एरिया आपको निकालना है। अब ये एरिया आपको देख के लग रहा होगा कि ये किसका क्षेत्रफल हो सकता है। कंप्लीट अगर एक वृत्त होता, एक सर्कल होता, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता? पाई आर स्क्वायर। अगर हाफ सर्कल है तो हाफ सर्कल का क्या हो जाता है?
पाई आर स्क्वायर बाई 2। और अगर एक क्वाड्रेंट है यानी एक सर्कल है, क्वाड्रेंट सर्कल यानी कि 1/4 सर्कल का है, तो कितना हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू आर स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिखा गया है कहीं पे 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। सीधे आपको बस एरिया निकालना है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। 1/4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7 इंटू आर कितना हो गया 14 इंटू 14। 7 से कट जाएगा 14 2 बार में, 2 से कट जाएगा ये 2 बार में, और 2 से कट जाएगा ये 11 बार में, यानी कितना आ गया आपका 11 इंटू 14 इक्वल टू 154 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा मैच किया आपका ए, ऑप्शन ए पे हिट करेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि शेडेड रीजन यानी कि जो रिमेनिंग एरिया बच गया, जो जितना घास चर ली वो ठीक है, लेकिन जितना बच गया वो बताओ, यानी कि ये एरिया बताओ आप। तो इस एरिया को निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस पूरे का एरिया निकालते, इसका एरिया निकालते और उसको आपस में क्या करते माइनस कर देते। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि ये एवरेज का क्वेश्चन है। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 5 फ्रेंड्स इज 62,000 रुपीज एंड सुरेंदर वन ऑफ द 5 फ्रेंड्स गॉट अ प्रमोशन एंड हैड अ हाइक ऑफ द सैलरी इफ द न्यू एवरेज ऑफ द सैलरी इज 64,250 रुपीज़। 5 दोस्त हैं जिनका मासिक वेतन का औसत 62,000 रुपये है, और इसमें बोला है कि जो इनका एक और फ्रेंड है जिसको इंक्रीमेंट मिलता है, वो कितना मिलता है, नया औसत इंक्रीमेंट मिलने के बाद से कितना हो जाता है 64,250 रुपीज़। तो आपको ये बताना है कि इसमें कितना होगा इनका। अब देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है भाई, 62,000 से लेकर के कितना इंक्रीमेंट हो गया अभी 64,250। अगर मैं यहीं पे बोलूँ आपसे कि कितने का अंतर आ रहा है, तो आप बोलोगे 250 और इधर कितना 2,250 का अंतर आ रहा है, यानी 2,250 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। अब अगर ये 2,250 का डिफरेंस आ रहा है और कितने दोस्त हैं 5 दोस्त हैं, तो 5 में बटेगा, बस यही आ गया आपका। कितने की वृद्धि हुई थी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 5 5 ज़ा 25, 10 2 और 5 2 ज़ा 10 to 12, 12,250। 12,250 कहाँ पे ऑप्शन में, सॉरी कहीं मिस्टेक हो गया क्या, 5 2 ज़ा 10, 11,200, अच्छा सॉरी ठीक है, 5 0 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 12, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, 11,250 रुपये। 11,250 पर टिक करेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है, 11,250 ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये आपका एवरेज का। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए में, 40% घरेलू खर्चों में और राशन पर, और शेष आय का 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य चीज़ों पर खर्च करता है यदि उसकी मासिक बचत 3,800 रुपये। जो बचत है वो रुपए में दी है, बाकी सब चीज़ें परसेंटेज में दे रखी है। ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा यानी कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कितना 22% कहाँ खर्च करता है, 22% करता है अपने घर के ऊपर, किराए पे, रेंट पे, घर का रेंट जो है उस पर। ठीक है, 40% घरेलू खर्चों पर, 40% डोमेस्टिक एक्सपेंस पे खर्च करता है, और राशन पर, और शेष आय का 50%। अब बताओ अगर इतना अगर उसने खर्च कर दिया, ठीक है, तो शेष कितना हुआ। कोई भी व्यक्ति अपने आप का पूरा कितना कमाता है 100% कमाता है, जो इनकम है वो अपने आप में कितनी है 100%। ये दोनों उसने खर्च किया, ये दोनों क्या है उसका एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस कितना खर्च कर दिया अभी तक उसने 62% खर्च कर दिया। अगर 62% खर्च कर दिया, पूरा 100% कमाता है, तो अभी कितना बचा उसके पास 38% बचा। ये 38% का आधा 50%, यानी इस 38% का आधा कितना हो गया 19%। ये भी कितना हो गया 19%। तो अगर इसका 19% दे रखा है आपको कितना 3,800 रुपये, जो बच गया अभी, दो चीज़ें खर्च कर दिया उसने, घर पे खर्च कर दिया, डोमेस्टिक चीज़ों पे खर्च कर दिया, राशन पे खर्च कर दिया। बचा हुआ जो था उसका 50%, जो बचा हुआ था 28%, इसका 50% 19 हो गया और इसका 50% 19 हो गया। इसका 50% अगर वो कहाँ पे लगाता है
शिक्षा और अन्य पदों पर खर्च, भाई अगर 19% ये यहाँ खर्च कर रहा है तो ये 19% जहाँ पे पूछ रहा है वही, ये कितना हो गया 3800 रुपये। अगर ये 19% 3800 तो ये भी 3800, कुछ नहीं करना था इसमें। ऑप्शन नंबर सी पे टिक करेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ इसने आपको लैंग्वेज में घुमाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। 24.5 सेंटीमीटर, 16.5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर के विमाओं वाले लोहे के घनाभ को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। मतलब 3 विमाओं वाले लोहे के घनाभ को, अगर 3 क्यूबॉइड को 3 घनाभ को पिघलाया गया है और उससे एक चीज़ बनाई गई है। ठीक है, तो आप एक चीज़ बताओ, इसमें क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगा? इन तीनों को मेल्ट करके, इन तीनों को पिघला करके हमने क्या बनाया? एक सॉलिड स्फीयर बनाया, एक गोला बनाया। ठीक है, तो उस गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो बेसिक सा चीज़ है कि भाई अगर 3 चीज़ को मेल्ट करके एक चौथी चीज़ बनाई जा रही है, उसको मेल्ट करके ही, तो उसमें क्या नियत होगा? उसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना है आपको? अच्छा, ये 3 वहाँ नहीं है ना, सॉरी, एक ही है क्यूबॉइड है, ये 3 नहीं है, यहाँ पे एक ही क्यूबॉइड है, इसके डायमेंशंस दे रखी हैं, इसको पिघला करके बनाया गया। तो अगर एक क्यूबॉइड को पिघला करके एक स्फीयर बनाया गया तो यहाँ पे क्या चीज़ कांस्टेंट होगा? वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम V1 और V2 आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। घनाभ का वॉल्यूम क्या होगा? 24.5 इंटू 16.5 इंटू 12 LBH। घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। यही आर हमें निकालना है, 4/3 और पाई। इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे कि 24.5 जो है इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 24.5 को 24.5 यानी कि 49/2 लिखा जा सकता है। ठीक है, इनटू इसको क्या लिखा जा सकता है? 16 से 1/2 कि 33/2 लिखा जा सकता है, इंटू 12 इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 गुणे आर क्यूब। अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं वो चीज़ों को कैंसिल करते हैं। कुछ कट पिट रहा है यहाँ से? अभी तो नहीं ऐसा कुछ दिख रहा ना जो कि कट जाए ऐसे सीधे। आर क्यूब है ये, आर क्यूब। ठीक है, सॉल्व करते हैं यहाँ से। ये तो कट ही जाएगा, 6 टाइम में आ जाएगा, फिर ये भी कट जाएगा, ये 3 टाइम में हो जाएगा। 3 इंटू ये हो जाएगा 11 से 2 बार में, और ये हो जाएगा 3 बार में। और भी कुछ तो नहीं कट रहा है। अब ये अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करें तो ये होगा आर क्यूब बराबर आर क्यूब इक्वल टू, यार को भी आर क्यूब उधर ही रहने दो आप। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर इंटू 7 इधर आ जाएगा तो 7 इक्वल टू 2 इधर था ही, 2 का स्क्वायर एंड 2 का क्यूब हो जाएगा 8 बस, इंटू आर क्यूब। तो आर क्यूब बराबर क्या हो गया? 7 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब। आर बराबर क्या हो गया? 7/2, यानी कितना आ गया आपका? 7/2 आर क्यूब बाई आर क्यूब। आर 4 हो गया, अच्छा 3 रह गया, 3 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 3 का क्यूब। 7 इंटू 3 का क्यूब है ना भाई, इधर एक 3 तो छूट गया, मिस हो गया। हाँ, यहाँ पे 3 भी बच गया ना, 3 और ये इधर आ जाएगा 3, तो 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। तो 7 इंटू 3 ये हो जाएगा 21/2। ऑप्शन आ गया आपका 10.5। तो 10.5 ऑप्शन में कहाँ पे है? सी पे है। हिट करेंगे और आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3432 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 10, 5, 4 और 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? अब इस क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है आपका। ये LCM SF का क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कहता है कि 3432 में कितना जोड़ दिया जाए कि प्राप्त योगफल इतने से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जहाँ भी अगर ऐसा कुछ बोला जाए आपको सीधे क्या निकालना है? इसका LCM। बेसिक चीज़ें अगर आप x मान के भी कर लो कि जैसे देखो 3432 में हम क्या ऐसा जोड़ दें कि उसका जो सम आए वो LCM आ जाए किसका? 10, 5, 4 और 2 का। तो पहले तो 10, 5 और 4 का LCM निकाल लेते हैं। 10, 5, 4 और 2 का LCM कितने से जाएगा? पहले 2 से, 5, 5, 2 और 1, फिर 5 से 1, 1, 2 और 1, 10 और 20। तो आप बोलोगे LCM तो 20 ही आया।
एलसीएम 20 आ गया, ये यहाँ पे इतना आ गया, यानी कि 3432 प्लस एक्स इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया 20। लेकिन अब 20 से और ये संख्या अगर हम जोड़े घटाएं एक्स को इधर भेजें तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, लेकिन हमें तो छोटी संख्या बतानी है, तो इसीलिए हम 20 को इसके नियर अबाउट वैल्यू तक लेकर जाएंगे। और इसकी नियर अबाउट वैल्यू क्या होगी 20 इंटू अगर हम देखें 170 से मल्टीप्लाई करें तो 3400 के आसपास की वैल्यू आएगी क्या, बताइए। अगर हम 20 को डिवाइड करें तो सॉरी मल्टीप्लाई करें तो क्या 34 के आसपास की वैल्यू आएगी 3400, 3400 के आसपास की वैल्यू आ रही है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 3400 आ जाएगा ये। लेकिन हमें चाहिए कितना 32 और चाहिए, यानी हमें 170 से ना डिवाइड करके हमें इसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा 170 से डिवाइड ना करके थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। हम कहाँ तक लेकर जाएंगे, अगर हम 171 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें 20 और ऐड हो जाएगा, 172 से और मल्टीप्लाई कर दें तो 20 और ऐड हो जाएगा, अब हमारा आ जाएगा 3440 और यही वैल्यू हमें चाहिए। तो यानी अगर इसमें हम 172 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 3440 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी कम है 8 कम है, यानी यही 8 हमें अगर जोड़ दें हम इसमें तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का पेपर एनालिसिस। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहिए अगले क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर एक और पेपर लेकर आते हैं, उसमें हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं अगला शिफ्ट का प्लान। थैंक यू वेरी मच।